तो निश्चित रूप से सही तरीके से हो जाएँगे। पीएचडी या रिसर्च करने की जो मूलभूत समस्या है, उस समस्या के जड़ में, मूल में सबसे पहला जो स्थिति बनती है वह कैंडिडेट होता है। रिसर्चर जो पीएचडी करने के लिए होता है, वह रिसर्चर समस्या ग्रसित होता है और उस समस्या के निदान के लिए वह शोध निर्देशक तक पहुँचता है और शोध निर्देशक को भी जिस समस्या से कैंडिडेट ग्रसित है, उस समस्या को समझ करके उसी से पर आधारित टॉपिक को दे करके रिसर्च करवाने की ज़रूरत होती है। लेकिन शोध निर्देशक कम ही ऐसे होते हैं शोध निर्देशक जो ऐसी स्थितियों में साथ देते हैं। मैं 1-2 उदाहरण के तौर पर बता कर के बात को बढ़ाऊँगा। मुझे पता है कि जब मैंने सबसे पहले जब रिसर्च की स्थिति को मैं खुद ही जब गया तो मुझे बड़ी लालसा थी कि मैं पीएचडी करूँ। तो पहली समस्या तो ये आई कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा था। पहले मैं दूसरे सब्जेक्ट से करना चाहता था लेकिन उस सब्जेक्ट में मेरी जहाँ तक खोज हुई तो किसी गाइड ने ये नहीं कहा कि मैं आपको रिसर्च करा सकता हूँ। क्योंकि किसी के पास जाइए तो एक ही समस्या बताते थे, अरे मेरी सीट फुल है, फिर क्या मेरे तो रिश्तेदार हैं, फिर भाई हैं, बंधु हैं, तमाम तरह की चीज़ें कह देते थे। यह भी गाइड की सबसे बड़ी कमी है कि आप इस चीज़ को ना बताएँ किसी कैंडिडेट को कि आपके भाई-बहन या आप परिवार के लिए थोड़ी बने हैं, सिर्फ परिवार को आप पीएचडी कराएँगे। आप सार्वभौमिक हैं, शिक्षा जगत में अगर आप हैं, तो कोई भी कैंडिडेट आपके लिए कैंडिडेट है, कोई भी अभ्यर्थी आपके लिए प्रिय होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं सिर्फ पारिवारिक जन को या अपने इष्ट मित्रों को ही कराते हैं, तो कहीं न कहीं आप पक्षपाती हैं और निश्चित रूप से यह भारत के शिक्षा व्यवस्था में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह हर एक शोध निदेशक को सोचना चाहिए, लेकिन शोध निदेशक ऐसा सोचता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं समझ गया कि मुझे इस सब्जेक्ट में सफलता नहीं मिलेगी या मेरी भी कुछ समस्याएँ होंगी कि मैं और लोगों के पास नहीं जाया और जाया भी कैसे जाए? अननोन के पास कैसे जाया जा सकता है, जिसके बारे में आप जानकारी नहीं कर सकते। फिर मैंने उस स्थिति में दूसरी बार मैं दूसरे सब्जेक्ट से पीजी किया और उसके बाद उसमें भी मेरे एक गुरु थे जिसको मैं बहुत मानता हूँ। तो मैंने सोचा वो करा देंगे रिसर्च, लेकिन उन्हीं के शर्तों पर मैंने उन्हीं सब्जेक्ट में किया। फिर मैंने सोचा करा देंगे, लेकिन जब फिर मेरा हो गया तो मैं भी सोचा कि मुझे कराएँ, मैं जाकर उनसे कहा। लेकिन उस समय भी मुझे सफलता नहीं मिली। उन्होंने भी कह दिया बेटा मेरे अंडर तो तमाम तरह के लोग हैं और कुछ रिश्तेदार आ गए हैं और इसलिए सीट अभी खाली नहीं है, थोड़ा वेट कर लो, 4 महीने, 8 महीने वेट कर लो। देखिए आपको दे बताने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बेचैनी हमारी बढ़ती है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर रिसर्च करने की स्थिति में है, तो उसकी बेचैनी बहुत बढ़ जाती है, कि कितनी जल्दी हो कि कोई मुझे मिल जाए। मेरी भी बेचैनी यही थी। दूसरी चीज़ ये थी कि लोगों ने गुमराह कर रखा था कि अरे ढेर सारा पैसा लगेगा, तुम ज़िंदगी में पीएचडी नहीं कर पाओगे, 8 लाख रुपया लगेगा, 10 लाख रुपया लगेगा, 20 लाख रुपया भी। लेकिन अब उनको क्या कहना? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज़ आ रही है। हुँ। तो ऐसे-ऐसे भी वर्बल लोग थे जो इस तरीके से कह रहे थे कि आप इतने पैसे लग जाएँगे, ये होगा और आप कर नहीं पाएँगे, तमाम तरह की चीज़ें। तो मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा टूटी नहीं। मैंने कहा नहीं मैं करूँगा ज़रूर, कुछ भी हो जाए। फिर मुझे अचानक ब्रेक थ्रू ऐसे ही उसे एक संयोग कहा जा सकता है, यह भी कहा जा सकता है कि नहीं ईश्वरीय कृपा थी, मिल गई। मुझे अचानक ब्रेक थ्रू मिला और जिनसे मिला वो मेरे गुरुवर हैं। तो उन्होंने अचानक मुझे यूँ ही कोई मेरा मित्र गया था उससे उन्होंने चर्चा के दौरान उसने कहा कि हमारे गाँव में भी एक लोग हैं, हो सकता है मज़ाक में ही कहा हो, वो रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें कोई मिल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा अरे बुलाइए हमारे पास हम करा देंगे। और उन्होंने मुझे सूचनाएँ दी, मैं त्वरित रूप में मैं तो जिज्ञासु था ही और मेरे अंदर तत्परता थी। मैं तुरंत बिना किसी लेट किए हुए, बिना किसी वेटिंग के मैं तुरंत उनके पास पहुँच गया और वहाँ पर जाने के बाद मुझे फिर
ब्रेक थ्रू मिल गई। उन्होंने कायदे से बताया, सबसे पहली बात यही की मुझसे कि आपको क्या पसंद है, किस पर करना चाहते हो? तो मुझे चूँकि मैं पीजी करके उस समय आया था, तो जिन चीज़ों को पढ़ा था उससे मुझे लगा कि नहीं, हुँ, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि तुरंत मैंने पीएचडी करनी करने के लिए मन बना ली थी। मैंने उस टॉपिक्स पर डिस्कशन किया और टॉपिक पर 1 मिनट, टाइमिंग देता है कि नहीं, इस टाइमिंग में आपको रिसर्च करना है, तो सबसे पहली समस्या तो वहाँ पर क्रिएट करता है स्टूडेंट। वह उस टाइमिंग पे खरा उतरता ही नहीं है। आलस्य, अरे कर लेंगे, बड़ा समय है, फिर क्या पीएचडी के लिए अब तो 7 साल हो गया, पहले 5 साल था मैक्सिमम टाइम, 7 साल है, 5 साल है, आराम से करेंगे। अगर आपके अंदर एक उत्सुकता नहीं है, आपके अंदर एक उत्साह नहीं है उसके लिए, तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट रिसर्च ना करें तो ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि वो रिसर्च करके कहीं न कहीं लोगों को समस्या ग्रसित करेंगे और रिसर्च की मेथोडोलॉजी को क्या, उस सब्जेक्ट से संबंधित पूरे एजुकेशन को भ्रष्ट कर देंगे। मेरा मानना ये है, अगर आपको रिसर्च करना है तो पहले तो अपने जो टाइमिंग दी जाती है, जो समय होता है, उसको पहले आप अरेंज करिए कि हमें टाइम देना है इस पर। ये समझ, जैसे अब आज की मीटिंग ही हम लोग कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन वो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, उनको लगता है कि सिर्फ मैं ही बोलूँगा तो और सब कुछ हो जाएगा। तो ये लोग डरे लोग हैं। इनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्या बोलना है। अब वो 6 बजे आएँगे, 1 घंटे हमारे जब चल जाएँ कार्यक्रम, लाइट कर खैर दो, छोड़िए, लाइट कर दो, लाइट। इस बारे में हम बात करेंगे अन्य तरीके से। तो मैं बता रहा था कि फिर मैं गया, मुझे ब्रेक थ्रू मिल गया। उसके बाद फिर मेरा चूँकि नवगीत मैं पढ़ कर के गया था, तो नवगीत से संबंधित मेरा रिसर्च है। तो उन्होंने कहा कि अरे! ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे गुरु भी नवगीतकार थे, आप करिए, ठीक है। फिर मेरी रिसर्च की स्थिति प्रारंभ हुई और मैंने खुशी-खुशी किया। बिलीव नहीं मानेंगे, मैंने अपने रिसर्च में इतना घोर परिश्रम करने का प्रयास किया कि जो मेरे शोध निदेशक कहते थे 1% अगर काम देते होंगे तो मैं 10% काम करके लाता था। इससे उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो शोध निदेशक जो थे, वो उस व्यवस्था वाले नहीं थे। कोई बहुत ही इस तरीके से स्टूडेंट मिले जो बहुत कर्मठ हो। उनको उनके पास अभी तक ऐसे स्टूडेंट नहीं आए थे। ऐसे-ऐसे स्टूडेंट आए थे जो कि निश्चित रूप से सिर्फ ऐसे शोध करना चाहते थे कि शॉर्टकट में पैसे के बल पर या ऐसे ही मेरा शोध हो जाए। कोई लिख दे, कोई करा दे, काम बन जाए, बस। इस स्थिति से गुजर कर के लोग आए थे। और जब उन्होंने ऐसी स्थिति में हमें देखा, मैं और मेरे मित्र, तो वो आश्चर्यजनक हो गए कि मैं काम थोड़ा देता हूँ, उसकी अपेक्षा 10 से 15 मतलब कि 10 से 15% ज़्यादा काम करके लाते हैं स्टूडेंट, तो बड़े प्रभावी हुए। लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर ये एक घुटन कहिए या एक बेचैनी कहिए कि उनके अंदर थी कि अगर ऐसे कर्मठ स्टूडेंट रहेंगे तो फिर मेरा फ़ायदा कैसे होगा? इकोनॉमी फ़ायदा, पैसे का फ़ायदा कैसे होगा? मैं कैसे कह सकूँगा कि मुझे पैसे दो? तो तमाम तरह के ऐसी चीज़ों को भी करते थे कि जिससे कि हम लोग परेशान हो जाएँ। लेकिन हम परेशान होने वाले, मैं तो ख़ासकर परेशान होने वाला था नहीं। क्योंकि परेशानियों को लेकर के ही मैं करना चाहता था। मुझे परेशानियाँ अच्छी लगती हैं। मैं चाहता हूँ संघर्ष करूँ। तो मेरी तो एक प्रकार से हैबिट पड़ गई थी मेरी ऐसे करने की। तो कई बार इस तरीके से स्थितियाँ हुई, अंत में मुझसे पैसे की भी डिमांड हुई, लेकिन मैंने नकार दिया कि मैं पैसे देने में सक्षम नहीं हूँ। अगर पैसे मुझसे इस तरीके से डिमांड की जाएगी तो मैं कहाँ कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास या मेरे परिवार के पास ऐसे पैसे हैं नहीं। जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, हाँ, उनकी दे सकता हूँ, यूनिवर्सिटी की फीस दे सकता हूँ, उन चीज़ों को दे सकता हूँ। अपना श्रम दे सकता हूँ, जितना श्रम ले सकते हैं उसको दे सकता हूँ, लेकिन सीधे कैश के रूप में मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता रिसर्च। तो फिर उनको लगा कि स्थिति नहीं बनेगी, फिर किश्तों में पैसे की डिमांड आई। उसको भी मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ऐसी डिमांड। मेरा मित्र था, वो पैसे वाला था, तो मैंने कहा कि आप कर लो, मैं नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इच्छा शक्ति मेरी कमज़ोर नहीं है, मैं करूँगा जहाँ मुझे पैसे की डिमांड नहीं है, वहाँ करूँगा। अंत में सब कुछ चीज़ अच्छा रहा। फिर मेरी जो शोध जिज्ञासा थी उसको देख कर के
बाद में प्रोफेसर को भी समझ में आया कि नहीं, कैंडिडेट सही है और इसको दूसरे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, पैसे की बात, तो उन्होंने पैसे की बात छोड़ दी। फिर उन्होंने किया क्या कि मुझसे ढेर सारे काम की स्थिति में आए, दूसरों की पीएचडी की भी स्थिति करवाने लगे, कुछ दूसरों की बताते रहे, मेथोडोलॉजी बताए, पीएचडी को मैंने सीखा, उनसे देखा, उनके उनके बोलने की स्थिति, भाषा शैली, तमाम तरह की चीज़ों को। फिर कुल मिलाकर के लगातार 30-40 किलोमीटर की यात्रा करके और सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहना, रिसर्च लिखना, तो ये तमाम तरह के श्रम साध्य कार्य थे जिसको कि मैंने बड़े ही उत्साह के साथ, लगन के साथ किया और यूनिवर्सिटी से लेकर के हर जगह जितना जाना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा स्थिति में मैं पहुँचा और फलतः मेरी पीएचडी बड़े आराम से, धूम-धाम से हुई। लेकिन इस पीएचडी को करने में मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखा, जो कि कहीं न कहीं लोगों के लिए बड़ा प्रयोगदायी है। अगर मैं पूरी चीज़ों को खुल कर के बताऊँ, तो मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि वाक़ई में पीएचडी पर कहाँ-कहाँ पर लोग ठगे जाते हैं, कहाँ-कहाँ पर समस्याएँ होती हैं और कहाँ-कहाँ पर उन्हें सतर्क होने की आवश्यकता है। तो इस स्थितियों से हम गुज़रे हैं, तो यही मैं बताना बताना चाहता हूँ कि आप, पहली बात तो आपके अंदर उत्साह और लगन होनी चाहिए। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, तो आप सिर्फ़ इसके लिए पीएचडी मत करिए कि आप पीएचडी करके पैसे कमा लेंगे या फिर उससे आपका नेम-फ़ेम हो जाएगा। नेम-फ़ेम तो होता ही है, पैसा तो आता ही है, जो आना है वो आएगा। लेकिन ये आप सिर्फ़ बिकाऊ वाली पीएचडी मत करिए कि आप जाइए और उसके बाद फिर सोचिए कि मैं सब कुछ पैसे से, क्योंकि ऐसे लोग जो सेंध लगा रहे हैं शिक्षा में ना, इस स्थिति में भविष्य उज्ज्वल नहीं है। और सारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जो भी मैसेज ये जाएगा, मैं बड़ी चैलेंजिंग के साथ कहता हूँ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में 75% ऐसे ही लोग बैठे हैं, जो कि सेंध लगा कर के पहुँचे हैं। और ये सेंध मार करके पहुँचने वाले लोग ऐसे ही लोगों को